आज हम बात करेंगे उपचार योजना के बारे में, जिसका उद्देश्य है दंत प्रणाली को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना। उपचार योजना एक ब्लूप्रिंट की तरह होती है, जिसमें सभी प्रक्रियाओं का समन्वय किया जाता है ताकि दांतों और मसूड़ों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। यह योजना मरीज की स्थिति के अनुसार बनाई जाती है और इसमें हर कदम को पहले से ही सोच समझकर रखा जाता है। सही उपचार उपचार योजना मरीज के लिए एक मार्गदर्शक होती है, जिससे दंत चिकित्सक हर समस्या का समाधान क्रमबद्ध तरीके से कर सकते हैं। यह योजना न केवल वर्तमान समस्याओं को दूर करती है, बल्कि भविष्य में होने वाली जटिलताओं से भी बचाव करती है। जब सभी उपचार प्रक्रियाएं एक निश्चित क्रम में की जाती हैं, तो परिणाम बेहतर और स्थायी होते हैं। इससे मरीज को भी भरोसा मिलता है कि उन उपचार योजना का पहला चरण है प्रारंभिक या आपातकालीन चरण। इसमें उन समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाता है जो मरीज को दर्द या असुविधा दे रही हैं, जैसे कि दंत या पेरिपिकल फोड़ा, पेरियोडोंटल फोड़ा या ऐसे दांत जिनका बचना संभव नहीं है। उनका निष्कासन किया जाता है। यदि जरूरत हो तो अस्थायी रूप से दांतों का स्थानापन्न भी किया जाता है। इस चरण का उद्देश्य है फेज आई थेरेपी को एटियोट्रोपिक चरण भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से रोग के कारणों को दूर किया जाता है। इसमें प्लाक नियंत्रण, आहार नियंत्रण, कैलकुलस हटाना, रूट प्लानिंग और उन कारकों को सुधारना शामिल है जो दांतों की बहाली या कृत्रिम दांतों के कारण समस्या पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा कैरिज की खुदाई और अस्थायी या अंतिम बहाली, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, ऑक्लूजल फेज आई थेरेपी में कैरिज की खुदाई और बहाली, ऑक्लूजल थेरेपी, मामूली ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट, जेब की गहराई और मसूड़ों की सूजन का मूल्यांकन और अस्थायी स्प्लिटिंग भी शामिल है। इन सभी प्रक्रियाओं का उद्देश्य है दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाना और रोग के कारणों को पूरी तरह से दूर करना। जब ये सभी कदम सही तरीके से किए जाते हैं, तो आगे के उपचार के लिए मजबूत आधार तैयार हो। फेज आई थेरेपी के बाद मरीज की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें प्लाक, कैलकुलस और कैरिज की दोबारा जांच की जाती है। यदि कोई समस्या बाकी रह जाती है, तो उसे आगे के चरणों में संबोधित किया जाता है। यह मूल्यांकन सुनिश्चित करता है कि पहले चरण में किए गए उपचार का असर सही है और आगे की योजना को उसी के अनुसार बनाया जाता है। फेज आई थेरेपी में सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें जेब को कम या समाप्त करने के लिए गिंगिवेक्टोमी, पेरियोडोंटल फ्लैप सर्जरी और पुनर्योजी प्रक्रियाएं की जाती हैं। इसके अलावा पेरियोडोंटल प्लास्टिक सर्जरी तकनीक जैसे रूट कवरेज, कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट और एपिथेलियल ग्राफ्ट भी इस चरण में किए जाते हैं। मसूड़ों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए भी सर्जरी की जाती है। फेज आई थेरेपी में प्रीप्रोस्थेटिक सर्जिकल प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। इसमें क्राउन लंबाई बढ़ाना, रिज ऑगमेंटेशन और ऑसियस सर्जरी जैसे रेसक्टिव और पुनर्योजी सर्जरी की जाती है। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य है दांतों की संरचना को मजबूत बनाना और भविष्य में कृत्रिम दांतों के लिए आधार तैयार करना। फेज आई थेरेपी में इम्प्लांट सर्जरी भी की जाती है। इसमें गाइडेड बोन रीजनरेशन, इम्प्लांट का स्थानापन्न और साइनस लिप प्रक्रियाएं शामिल हैं। ये प्रक्रियाएं उन मरीजों के लिए होती हैं जिनके दांत पूरी तरह से खो चुके हैं या जिनकी हड्डी में पर्याप्त मजबूती नहीं है। सर्जरी के बाद फिर से मूल्यांकन किया जाता है ताकि परिणामों का सही आकलन हो सके। फेज आई थेरेपी में अंतिम बहाली की जाती है। इसमें फिक्स्ड और रिमूवेबल प्रोस्थेसिस लगाए जाते हैं ताकि दांतों की कार्यक्षमता और सौंदर्य दोनों बरकरार रहें। बहाली के बाद प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है और पेरियोडोंटल जांच की जाती है। यदि कोई समस्या सामने आती है, तो उसे फिर से संबोधित किया जाता है। बहाली के बाद मरीज की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें बहाली की गुणवत्ता, दांतों की कार्यक्षमता और मसूड़ों की स्थिति की जांच की जाती है। यदि कोई समस्या सामने आती है, तो उसे तुरंत संबोधित किया जाता है। यह मूल्यांकन सुनिश्चित करता है कि बहाली के बाद मरीज को कोई असुविधा न हो और दांतों की सेहत बरकरार रहे। फेज आईवी थेरेपी में रखरखाव का चरण आता है। इसमें मरीज को समय समय पर क्लिनिक बुलाया जाता है ताकि प्लाक, कैलकुलस, मसूड़ों की स्थिति, ऑक्लूजन, दांतों की गतिशीलता और अन्य रोग संबंधी बदलावों की जांच की जा सके। इस चरण का उद्देश्य है मरीज की दंत प्रणाली को लंबे समय तक स्वस्थ रखना और किसी भी नई समस्या का समय रहते समाधान करना। रखरखाव चरण में मरीज की पूरी दंत प्रणाली की जांच की जाती है। इसमें प्लाक और कैलकुलस की जांच, मसूड़ों की जेब
और सूजन का मूल्यांकन, ऑक्लूजन, दांतों की गतिशीलता और अन्य रोग संबंधी बदलावों की जांच शामिल है। यदि कोई समस्या सामने आती है तो उसे तुरंत संबोधित किया जाता है। इस चरण में मरीज को नियमित रूप से क्लिनिक बुलाया जाता है ताकि उनकी दंत प्रणाली हमेशा स्वस्थ रहे। पुनः मूल्यांकन चरण का उद्देश्य है उपचार के बाद टिश्यू की प्रतिक्रिया का आकलन करना। इसमें मसूड़ों की सूजन, जेब की गहराई, दांतों की गतिशीलता, मरीज की ओरल हाइजीन के प्रति जागरूकता, प्लाक और ब्लीडिंग इंडेक्स, ओरल हाइजीन इंडेक्स की समीक्षा और आगे की पेरियोडोंटल थेरेपी की योजना बनाना शामिल है। पुनः मूल्यांकन में मरीज की ओरल हाइजीन की जांच की जाती है। इसमें प्लाक और ब्लीडिंग इंडेक्स, ओरल हाइजीन इंडेक्स की समीक्षा और मरीज की ओरल हाइजीन के प्रति जागरूकता का आकलन किया जाता है। यदि मरीज की ओरल हाइजीन सही नहीं है तो उसे सुधारने के लिए सलाह दी जाती है। इस प्रक्रिया से उपचार के परिणामों का सही आकलन होता है और आगे की योजना बनाई जाती है। प्रारंभिक चरण में दंत या पेरिपिकल फोड़ा का उपचार किया जाता है। इसमें संक्रमण को दूर करने के लिए दवा दी जाती है और यदि जरूरत हो तो दांत का निष्कासन किया जाता है। इससे मरीज को तुरंत राहत मिलती है और आगे के उपचार के लिए रास्ता साफ होता है। पेरियोडोंटल फोड़ा के इलाज में संक्रमण को दूर करने के लिए दवा दी जाती है और यदि जरूरत हो तो फोड़ा को खोलकर उसमें से मवाद निकाला जाता है। इससे मरीज को दर्द से राहत मिलती है और मसूड़ों की सेहत बेहतर होती है। यदि कोई दांत बचने की संभावना नहीं है तो उसे निकाल दिया जाता है। इसके बाद यदि जरूरत हो तो अस्थायी रूप से दांत का स्थानापन्न लगाया जाता है ताकि मरीज को खाने पीने और बोलने में कोई समस्या न हो। यह प्रक्रिया मरीज को तुरंत राहत देती है और आगे के उपचार के लिए आधार तैयार करती है। फेज आई थेरेपी में प्लाक नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें मरीज को सही ब्रशिंग और फ्लॉसिंग की तकनीक सिखाई जाती है ताकि दांतों पर प्लाक जमा न हो। प्लाक नियंत्रण से दांतों और मसूड़ों की सेहत बेहतर होती है और आगे की समस्याओं से बचाव होता है। आहार नियंत्रण भी फेज आई थेरेपी का हिस्सा है। मरीज को बताया जाता है कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ दांतों के लिए हानिकारक हैं और कौन से लाभकारी। सही आहार से दांतों की सेहत बेहतर होती है और कैरीज की संभावना कम होती है। कैलकुलस हटाना और रूट प्लानिंग फेज आई थेरेपी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें दांतों की सतह से कैलकुलस हटाया जाता है और रूट की सतह को चिकना किया जाता है ताकि बैक्टीरिया जमा न हो। इससे मसूड़ों की सूजन कम होती है और दांतों की सेहत बेहतर होती है। बहाली और कृत्रिम दांतों के कारकों में कोई भी समस्या हो तो उसे फेज आई थेरेपी में सुधार लिया जाता है। इससे दांतों की कार्यक्षमता बढ़ती है और भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचाव होता है। कैरीज की खुदाई और बहाली फेज आई थेरेपी में की जाती है। इसमें दांतों की सड़न को हटाकर अस्थायी या अंतिम बहाली की जाती है। इससे दांतों की मजबूती बढ़ती है और संक्रमण से बचाव होता है। एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी में बैक्टीरिया को दूर करने के लिए दवा दी जाती है। इससे दांतों और मसूड़ों की सेहत बेहतर होती है और संक्रमण की संभावना कम होती है। ऑक्लूजल थेरेपी में दांतों के काटने की स्थिति को सुधारने के लिए उपचार किया जाता है। इससे दांतों की कार्यक्षमता बढ़ती है और मसूड़ों पर दबाव कम होता है। मामूली ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट में दांतों की स्थिति को सुधारने के लिए हल्के फुल्के बदलाव किए जाते हैं। इससे दांतों की पंक्ति सही होती है और मसूड़ों की सेहत बेहतर रहती है। फेज आई थेरेपी में जेब की गहराई और मसूड़ों की सूजन का मूल्यांकन किया जाता है। इससे पता चलता है कि उपचार का असर कितना हुआ है और आगे की योजना कैसे बनाई जाए। अस्थायी स्प्लिंटिंग में कमजोर दांतों को अस्थायी रूप से जोड़ दिया जाता है ताकि वे स्थिर रहें और उपचार के दौरान टूट न जाए। इससे दांतों की मजबूती बढ़ती है और मरीज को खाने पीने में सुविधा मिलती है। फेज आई के बाद मरीज की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें प्लाक
कैलकुलस और कैरीज की दोबारा जांच की जाती है। यदि कोई समस्या बाकी रह जाती है तो उसे आगे के चरणों में संबोधित किया जाता है। फेज आई थेरेपी में जेब कम करने के लिए गिंगिवेक्टोमी और पेरियोडोंटल फ्लैप सर्जरी की जाती है। इससे मसूड़ों की सेहत बेहतर होती है और दांतों की मजबूती बढ़ती है। पुनर्योजी सर्जरी में मसूड़ों और हड्डी की संरचना को फिर से बनाया जाता है। इससे दांतों की मजबूती बढ़ती है और भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचाव होता है। प्लास्टिक सर्जरी तकनीक में रूट कवरेज, कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट और एपिथेलियल ग्राफ्ट्स की जाती है। इससे मसूड़ों की चौड़ाई बढ़ती है और दांतों की जड़ सुरक्षित रहती है। क्राउन लंबाई बढ़ाने की सर्जरी में दांत की संरचना को बढ़ाया जाता है ताकि बहाली के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। इसमें हड्डी की रिकॉन्टूरिंग भी की जाती है। रिज ऑगमेंटेशन में हड्डी की संरचना को मजबूत किया जाता है ताकि भविष्य में इम्प्लांट या कृत्रिम दांत लगाए जा सके। यह प्रक्रिया दांतों की मजबूती और स्थायित्व के लिए जरूरी है। ऑसियस सर्जरी में हड्डी की संरचना को फिर से बनाया जाता है। इसमें रेसेक्टिव और पुनर्योजी सर्जरी की जाती है ताकि दांतों की मजबूती और मसूड़ों की सेहत बेहतर हो सके। गाइडेड बोन रिजेनरेशन में हड्डी को फिर से बनाने के लिए विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। इससे इम्प्लांट के लिए मजबूत आधार तैयार होता है और दांतों की स्थायित्व बढ़ता है। इम्प्लांट का स्थानापन्न उन मरीजों के लिए किया जाता है जिनके दांत पूरी तरह से खो चुके हैं। इसमें कृत्रिम दांत को हड्डी में लगाया जाता है ताकि मरीज को फिर से सामान्य जीवन मिल सके। साइनस लिफ्ट प्रक्रिया में हड्डी की ऊंचाई बढ़ाई जाती है ताकि इम्प्लांट के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। यह प्रक्रिया उन मरीजों के लिए होती है जिनकी हड्डी में ऊंचाई कम होती है। सर्जरी के बाद मरीज की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें सर्जरी के परिणामों की जांच, मसूड़ों की स्थिति और दांतों की मजबूती का आकलन किया जाता है। यदि कोई समस्या सामने आती है तो उसे तुरंत संबोधित किया जाता है। फेज आई थेरेपी में अंतिम बहाली की प्रक्रिया की जाती है। इसमें फिक्स्ड और रिमूवेबल प्रोस्थेसिस लगाए जाते हैं ताकि दांतों की कार्यक्षमता और सौंदर्य दोनों बरकरार रहें। बहाली के बाद मरीज की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें बहाली की गुणवत्ता, दांतों की कार्यक्षमता और मसूड़ों की स्थिति की जांच की जाती है। यदि कोई समस्या सामने आती है तो उसे तुरंत संबोधित किया जाता है। रखरखाव चरण में मरीज की पूरी दंत प्रणाली की जांच की जाती है। इसमें प्लाक और कैलकुलस की जांच, मसूड़ों की जेब और सूजन का मूल्यांकन, ऑक्लूजन, दांतों की गतिशीलता और अन्य रोग संबंधी बदलावों की जांच शामिल है। पुनः मूल्यांकन चरण का उद्देश्य है उपचार के बाद टिश्यू की प्रतिक्रिया का आकलन करना। इसमें मसूड़ों की सूजन, जेब की गहराई, दांतों की गतिशीलता, मरीज की ओरल हाइजीन के प्रति जागरूकता, प्लाक और ब्लीडिंग इंडेक्स, ओरल हाइजीन इंडेक्स की समीक्षा और आगे की पेरियोडोंटल थेरेपी की योजना बनाना शामिल है। पुनः मूल्यांकन में मरीज की ओरल हाइजीन की जांच की जाती है। इसमें प्लाक और ब्लीडिंग इंडेक्स, ओरल हाइजीन इंडेक्स की समीक्षा और मरीज की ओरल हाइजीन के प्रति जागरूकता का आकलन किया जाता है। यदि मरीज की ओरल हाइजीन सही नहीं है तो उसे सुधारने के लिए सलाह दी जाती है। इस वीडियो में हमने उपचार योजना के सभी चरणों को विस्तार से जाना। सही और क्रमबद्ध उपचार से दांतों और मसूड़ों की सेहत बरकरार रहती है। हर चरण का अपना महत्व है और सभी मिलकर मरीज को स्वस्थ दंत प्रणाली प्रदान करते हैं। नियमित रखरखाव और पुनः मूल्यांकन से भविष्य की समस्याओं से बचाव होता है। स्वस्थ दांत और मसूड़े आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं।